हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की मूवी द डार्क नाइट राइजेस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। 2012 में आई क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट राइजेस सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी, बल्कि ये एक इमोशनल, पावरफुल और सिनेमैटिक जर्नी थी जिसने बैटमैन जैसे लेजेंड को भी एक अनफॉरगेटेबल और पावरफुल एंडिंग दी। क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म के जरिए एक ऐसी दुनिया बनाई जिसके हर फ्रेम, हर सीन और हर डायलॉग के पीछे एक हिडन और डीप मीनिंग थी। ओपनिंग प्लेन हाईजैक सीन से लेकर बेन के मास तक इस फिल्म में कई ऐसे मोमेंट हैं जो फिल्म मेकिंग की दुनिया के लिए एक चैलेंज और एक इंस्पिरेशन है। क्रिश्चियन बेल की इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, टॉम हार्डी की हेविली मॉडिफाइड वॉइस और क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन, सब कुछ इस फिल्म को एक अलग लेवल पे लेकर जाता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क नाइट राइजेस के उन हिडन डिटेल्स, फिल्म मेकिंग सीक्रेट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो इस मास्टरपीस को और भी खास बनाते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों क्रिस्टोफर नोलन ने बैटमैन को लेकर आगे मूवी बनाने से मना कर दिया, कैसे शूट हुआ था वो प्लेन हाईजैक वाला सीन, उस फुटबॉल ग्राउंड को रियल में ब्लास्ट किया गया था या कोई न्यू वीएफएक्स टेक्निक यूज की गई, और कैसे क्रिश्चियन बेल की जान जाने वाली थी इस मूवी की शूटिंग के टाइम। द डार्क नाइट राइजेस इस मूवी को रिलीज किया गया था 20 जुलाई 2012 को, जिसे डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नोलन ने, जिन्होंने इससे पहले बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट, मोमेंटो, इंसोम्निया, द प्रेस्टीज, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, टेनेंट और ओपेनहाइमर जैसी धमाकेदार मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $250 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $448 मिलियन का बिजनेस किया था, और ये उस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म की रेस में सेकंड नंबर पे थी। 2012 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी द एवेंजर्स, द डार्क नाइट राइजेस, स्काईफॉल और द हॉबिट एट अनएक्सपेक्टेड जर्नी। इस मूवी को डीसी एंटरटेनमेंट और वार्नर ब्रोस प्रोडक्शन हाउस के अंडर में रिलीज किया गया था, और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 8.4 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक प्लेन के साथ जो हवा में लटका हुआ था, जिसे देखकर सबसे पहला थॉट आता है ये तो CGI होगा, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन का एक रूल हमेशा से क्लियर था, नथिंग विल फेक, जिस वजह से इस लेजेंडरी सीन को शूट करने के लिए एक असली मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूज किया गया। उस एयरक्राफ्ट के ऊपर दूसरे प्लेन को फ्लाई कराया गया और स्टंटमैन को रियल स्काई से 15,000 फीट की ऊंचाई पर से ड्रॉप किया गया। कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं, कोई VFX का मैजिक नहीं, सिर्फ हवा का प्रेशर, स्टील हार्नेस और स्टंटमैन के हिम्मत के सहारे ये सीन शूट किया गया। और जब इस सीन की शूटिंग हो रही थी तो स्टंट कोऑर्डिनेटर ने साफ कहा था कि एक भी गलती हुई तो पूरा प्लेन 15,000 फीट नीचे चला जाएगा। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी स्क्रिप्ट को प्रायोरिटी दी, और जब कैमरा रोल हुआ तो वो हाईजैक वाला सीन हर एंगल से, हर सेकंड में असली महसूस हो रहा था। और इसी वजह से द डार्क नाइट राइजेस का ओपनिंग सीन सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं, बल्कि सिनेमा हिस्ट्री का एक टेक्निकल मार्वल पीस बन गया, जिसका हर फ्रेम कहता है दिस इज व्हाट रियल फिल्म मेकिंग लुक लाइक। जब क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी को लिखना शुरू किया तो उन्हें पता था कि हीरो पावरफुल होना चाहिए, लेकिन विलन उससे भी ज्यादा आइकॉनिक। जहां बेन के रोल के लिए टॉम हार्डी को साइन किया गया, जहां टॉम हार्डी ने भी बेन की बॉडी मसल, फाइटिंग स्किल और वॉकिंग स्टाइल सब रेडी कर लिया, पर उसकी आवाज कैसी होगी ये सबसे बड़ा सवाल था। सेट पर सब कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि टॉम हार्डी हर सीन में एक नई आवाज ट्राई कर रहे थे, कभी रशियन गैंगस्टर जैसी, कभी कोई मफल्ड बीस्ट जैसी, और कभी स्टेज एक्टर वाली ओवर ड्रामेटिक टोन की तरह। तभी क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें सजेशन दिया, बेन की आवाज कोई ऑर्डिनरी नहीं हो सकती, बेन की वॉइस से लोगों को डर तो लगे पर उसमें एक रॉयल एलिगेंस भी हो। और अगले दिन टॉम हार्डी सेट पर आए एक अजीब सी म्यूजिकल टोन के साथ, जिसमें थोड़ा इको, थोड़ा मेलोडी और एक हिप्नोटाइक रिदम था, जिसे सुनकर नोलन ने सिर्फ इतना कहा, दैट्स इट, स्टिक विद दैट। और ये वॉइस इतनी आइकॉनिक बन गई कि आज भी दुनिया भर में लोग बेन की आवाज इमिटेट करते हैं। गॉथम सिटी, एक नाम, एक सिंबल जो कॉमिक्स में सिर्फ एक इमेजिनरी दुनिया थी, लेकिन इस मूवी के लिए नोलन ने फैसला किया इस बार गॉथम सिटी रियलिटी जैसा फील होगा, स्क्रीन पर भी और कैमरे के पीछे भी। और तब शुरू हुआ एक सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट जिसमें गॉथम सिटी को बनाया गया 3 अलग अलग शहरों के DNA से, जहां पीटर्सबर्ग की ठंडी ठंडी हवाओं वाली गलियां, न्यूयॉर्क सिटी के ब्लस्टिंग क्राउड्स और लॉस एंजलिस की स्टाइलिंग लाइटिंग वाइब्स, इन सबको मिक्स करके सेट डिजाइनिंग टीम ने बनाया एक नया इल्यूजन जिसका नाम रखा गया गॉथम सिटी, जिसका हर सीन, हर फ्रेम, हर एंगल केयरफुली क्राफ्टेड था। कहीं का वेदर, कहीं का लाइफस्टाइल, कहीं का आर्किटेक्चर, ये सब मिलकर बनाते हैं एक सिनेमैटिक फ्रैंकेस्टाइन जिसका नाम था गॉथम, एंड क्रिस्टोफर नोलन न्यू व्हिच पीस टू स्टील। इस मूवी का वो आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा, वो फुटबॉल ब्लास्ट वाला सीन, जिसे देखते ही आपको लगा होगा ये तो पक्का CGI है।
लेकिन असली बात यह है कि ये सीन सीजीआई से नहीं बल्कि प्योर प्रैक्टिकल इफेक्ट से शूट हुआ। नोलन ने इस आइकॉनिक मूवमेंट के लिए पीटर्सबर्ग के हिंस फील्ड स्टेडियम को यूज किया, जहां 1000 से भी ज्यादा रियल लोगों को क्राउड बनाकर बैठाया गया। और इसके साथ ही फील्ड पर भागते हुए फुटबॉल प्लेयर भी रियल थे, जैसे हिंस वार्ड, जो एक्चुअल में एक पीटर्सबर्ग स्टीलर प्लेयर है। और जब स्टेडियम के बीच का ग्राउंड कोलैप होता है, वो शूट एक रियल कंट्रोल डिमोलेशन था, जिसमें ब्लास्ट के लिए रियल मिनिएचर एक्सप्लोजिव को यूज किया गया। हर ब्लास्ट सीन सिर्फ एक ही टेक में कैप्चर हुआ, क्योंकि सेकंड टेक का चांस ही नहीं था। सीन को प्रॉपर शूट करने के लिए मल्टीपल कैमरा लगाए गए, ताकि ब्लास्ट वाला सीन हर एंगल से रिकॉर्ड हो। और उस ब्लास्ट वाले सीन के टाइम सभी क्राउड्स के रिएक्शन भी रियल थे, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया कि ब्लास्ट कब होगा, इसलिए उनके शॉकिंग रिएक्शन भी जेन्युइन थे। नोलन का रूल सिंपल था, ऑडियंस को कंप्यूटर से नहीं बल्कि कैमरे से शॉक देना है। और ये सीन उसी सोच का प्रूफ है, जिसने फिक्शन को रियलिटी से भी ज्यादा रियल बना दिया। बेन जब स्क्रीन पर आता है तो उसकी आवाज गूंजती है और उसका प्रेजेंस स्क्रीन पर हर चीज को डोमिनेट करता है। लेकिन बेन के वॉइस के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका मास्क। उस इंटिमिडेटिंग मास्क के पीछे तो टॉम हार्डी हर रोज स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि ये मास्क कोई सिंपल प्रॉप नहीं था। ये एक हैवी टाइट ब्रीथिंग मटेरियल से बना था, जिसमें ना ठीक से सांस ली जा सकती थी और ना ही लाइंस को क्लियरली बोलना आसान था। सीन्स के दौरान उनकी आवाज मास्क के अंदर मफल हो जाती थी, जिस वजह से डायलॉग्स क्लियर नहीं आते थे। क्रिस्टोफर नोलन खुद मानते थे कि टॉम हार्डी की परफॉर्मेंस तो पावरफुल थी, लेकिन डायलॉग डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे साउंड इंजीनियर भी परेशान हो गए थे। और इसके लिए सोल्यूशन निकाला गया कि टॉम हार्डी को हर मेजर सीन के बाद डबिंग रूम में जाकर अपनी लाइंस दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। इसीलिए बेन का मास्क सिर्फ एक विलन का सिंबल नहीं था, बल्कि एक एक्टर की डेडिकेशन का प्रूफ भी था। बेन का मास्क देखने में बैडस लगता है, लेकिन उसके पहनकर काम करना टॉर्चर से भरा हुआ। जब क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी को बनाना शुरू किया, तो उनका विजन था कि ये मूवी सिर्फ स्क्रीन पर दिखे नहीं, बल्कि ऑडियंस को महसूस भी होनी चाहिए, जिसके लिए लिया गया एक हिस्टोरिक डिसीजन, जहां इस मूवी के 72 मिनट के सीन को प्योर आईमैक्स कैमरा से शूट किया गया, जो उस टाइम पर बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम तक किसी भी कॉमर्शियल मूवी में इतना बड़ा आईमैक्स फुटेज कभी यूज नहीं किया गया। जिसका रीजन ये था कि उस वक्त वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही आईमैक्स कैमरा थे, जिसमें से एक कैमरे का प्राइस अप्रॉक्स $100 करोड़ के आसपास था। और उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी ये कैमरा सेल नहीं करती थी, बल्कि इन्हें रेंट पर दिया जाता था, जिसे ऑपरेट करने के लिए भी 30 लोगों की टीम लगती है, क्योंकि आईमैक्स का मतलब होता है मैसिव रील, जायंट लेंसेज और हर एक डिटेल का क्रिस्टल क्लियर कैप्चर। लेकिन इस रियल आईमैक्स कैमरे में भी एक बड़ा सा ग्लिच है। ये कैमरा बहुत ही हैवी और नॉइजी होते हैं, जिस वजह से एक्टर्स को अपने डायलॉग लाउड बोलने पड़ते थे और कैमरा क्रू को हर शॉट के बाद रील्स को मैनुअली रीलोड करना पड़ता था। और इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी नोलन ने अपने किसी भी सीन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उनके लिए सिनेमा का मतलब है स्केल, साउंड और सोल। और इस डिसीजन ने द डार्क नाइट राइजेस को सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक इवेंट बना दिया। बैटमैन का सूट जितना आइकॉनिक स्क्रीन पे लगता है, उतना ही अनकंफर्टेबल था रियल लाइफ में, जिसे कैरी करना तो बिल्कुल भी इजी नहीं था, जिस वजह से तो क्रिश्चियन बेल की जान भी जाने वाली थी, क्योंकि उस बॉडी टाइट आर्मर के अंदर ना हवा जाती थी और ना ही हीट निकलती थी। माइक्रोफाइबर पैडिंग और रबर लेयरिंग के कारण सूट लिटरली अंदर से एक तंदूर बन गया था। इंटेंस एक्शन सीन्स, एक्सप्लोजन और मल्टीपल टेक्स के बीच क्रिश्चियन बेल को एक्सट्रीम फैटिंग और डिजनेस तक फील होने लगी, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न भी किया कि अगर सूट के अंदर कूलिंग नहीं दिया गया तो उन्हें हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। जिस वजह से सूट के अंदर बनाया गया एक कस्टम हिडन कूलिंग सिस्टम, सूट के अंदर माइक्रो फैंस और जेल पैक लगाए गए, जो ब्रेक्स के दौरान एक्टिवेट होते थे और बॉडी को कूलिंग देते। बेल ने एक बार मजाक में ही कहा था, मैं बैटमैन से ज्यादा एक मोबाइल बॉयलर लगता हूँ जो कभी भी फट सकता है। और इतनी प्रॉब्लम के बाद भी वो हर शॉट के लिए रेडी रहते थे, क्योंकि उनके लिए डार्क नाइट बनना सिर्फ मास्क पहनना नहीं था, बल्कि उस मास्क के प्रेस्टीज को पूरी इंटेंसिटी के साथ कैरी भी करना था। बात करें ब्रूस वेन के सबसे आइकॉनिक मोमेंट की, वो जेल ब्रेक वाला सीन, वो जेल जहां से कोई भी वापस नहीं आया। जब ब्रूस वेन उस पत्थर की दीवार पर क्लाइम कर रहे थे, तो पक्का लगता है कि ये ग्रीन स्क्रीन होगा और शायद क्लाइम के लिए सेफ्टी केबल को भी यूज किया गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्रिश्चियन बेल ने इस आइकॉनिक सीन को खुद परफॉर्म किया, वो भी बिना किसी बॉडी डबल और ना ही किसी एक्स्ट्रा केबल के, जिसमें इस एस्केप सीन के लिए रियल में 120 फुट ऊंची वॉल को बनाया गया, जिसमें क्रैक्स, लेज और अनइवन एजेस, इन सबको रियल स्टोन से कर्व किया गया, जिसको क्लाइम करने में मल्टीपल टेक्स लिए गए डिफरेंट एंगल के साथ। और क्रिश्चियन बेल को हर बार वही स्ट्रगल, वही पेन, वही डिटर्मिनेशन के साथ इस वॉल को क्लाइम करना पड़ता था। और उस टाइम पर वो अपनी बोन क्रैकिंग सर्जरी से जूझ भी रहे थे, लेकिन उन्होंने इस स्टंट को पूरी ईमानदारी से परफॉर्म किया। और जब लास्ट में ब्रूस वेन दीवार से छलांग लगाकर बाहर निकलता है, तो सिर्फ उसका कैरेक्टर नहीं बल्कि क्रिश्चियन बेल भी राइज करते हैं। ब्लैक सूट, केप और वो मास्क,
जब 2005 में क्रिश्चियन बेल ने सेट पर पहली बार बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहना था तो सबने सिर्फ एक ही चीज महसूस की, ये बंदा है असली बैटमैन। लेकिन उस दिन द डार्क नाइट राइजेस के सेट पर एटमॉस्फेयर कुछ और ही था, जिसमें खामोशी थी और क्रिश्चियन बेल के चेहरे पर एक हल्का सा फेयरवेल वाला इमोशन, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आखिरी बार है जब वो बैटमैन बन रहे हैं। क्रिश्चियन बेल ने कहा था कि सूट पहनना फिजिकल पेन जैसा होता है, लेकिन उसके अंदर एक इमोशनल पावर भी होती है, जिस वजह से वो बार बार बैटमैन बने। और जब फाइनल सीन रैप अप हुआ तो क्रू ने तालियां बजाई, लेकिन क्रिश्चियन खामोश थे। उन्होंने बस अपने केप को धीरे से उतारा, जैसे एक लेजेंड अपनी कहानी का पर्दा गिरा रहा हो। और इसी शूट के साथ एक एरा खत्म हो गया, क्योंकि ब्रूस वेन और क्रिस्टोफर नोलन की ये लास्ट बैटमैन मूवी थी, जहां क्रिस्टोफर नोलन ने शुरू से डिसाइड किया था कि ये सिर्फ एक ट्रियोलॉजी होगी, जिसमें बैटमैन बिगिन में एक हीरो का जन्म होता है, द डार्क नाइट में एक हीरो का सेक्रीफाइस दिखाना है, और द डार्क नाइट राइजेस में उस हीरो की मुक्ति। नोलन के लिए बैटमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, एक आइडिया था। उन्होंने ब्रूस की स्टोरी को एक कंप्लीट सर्किल में बांध दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसे बेवजह खींचा जाए जैसे और फ्रेंचाइज में होता है। और वहीं क्रिश्चियन बेल भी सिर्फ नोलन के साथ ही बैटमैन करना चाहते थे। जब नोलन ने मना कर दिया इसके फोर्थ पार्ट को बनाने से, तो बेल ने भी इस रोल को छोड़ दिया। ब्रूस ने बैटमैन छोड़ा ताकि वो खुद जी सके, और नोलन ने ट्रियोलॉजी खत्म की ताकि एक कहानी अमर बन सके। क्रिस्टोफर नोलन सीक्रेसी के मामले में हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और द डार्क नाइट राइजेस में उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। मूवी का क्लाइमैक्स इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया था कि कई मेन एक्टर्स को उनके आखिरी सीन शूट होने तक कुछ नहीं बताया गया, जिसमें जोसेफ गॉर्डन लिविट, जिन्होंने जॉन ब्लेक का रोल निभाया था, उन्हें भी नहीं पता था कि उनका कैरेक्टर आखिरी में बैट के पहुंचेगा और इनडायरेक्टली हिंट दिया जाएगा कि वो रॉबिन या फ्यूचर बैटमैन बन सकता है। जब वो सीन शूट हो रहा था तभी उन्हें बताया गया कि ये बैटमैन की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाला मोमेंट है, क्योंकि नोलन चाहते थे कि एक्टर की परफॉर्मेंस नेचुरल, रॉ और इमोशनल हो, इसलिए उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट किसी को नहीं दी। हर एक्टर को सिर्फ वही सीन दिए गए जो उनके कैरेक्टर से डायरेक्टली जुड़े थे। यहाँ तक कि माइकल केन यानी अल्फ्रेड ने भी बताया कि उन्हें अपने इमोशनल गुड बाय सीन का फुल कॉन्टेक्स्ट शूटिंग के टाइम ही समझ में आया। इस लेवल की सीक्रेसी ने फिल्म में सस्पेंस और डेप्थ को और भी बढ़ा दिया, और नोलन की यही फिल्म मेकिंग स्टाइल उनकी फिल्मों को खास बनाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और अगर आपको अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।